लेकिन ना तो इनके पास कोई नेता अच्छा है, सारे नेता भ्रष्ट हैं। और जहाँ भी कोई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप होता है उसमें भी ये भ्रष्ट इन्हीं की पार्टी के लोग आते हैं, यही मनुवादी लोग आते हैं। कहीं आपको जल्दी ST SC OBC माइनॉरिटी इनके लोग नहीं दिखाएंगे। कोई भी भ्रष्टाचार जो होता है उसमें भी ये आते हैं, चाहे कितना से ही बड़ा वो हो। अभी देखिए स्मृति ईरानी का भी आया है, बहुत सारे उसका CAG की रिपोर्ट आई है। तो इनके अंदर इतनी वैमानसता भरी हुई है और अब इनकी हर चीज़ को जनता समझ चुकी है। अब इनका समय आ गया है, अब ये जाने वाले हैं। इसलिए जब ये जाने की स्थिति ऐसी आ गई है तो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। तो अब ये लोग ना पागल हो गए, बौरा रहे हैं, इसलिए उल्टे सीधे इस तरीक़ा से काम कर रहे हैं। अब ये लोग जाने वाले हैं। क्या होगा? अखंड भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा अगर यही बात सिख करें? अखंड भारत? हाँ, तो अखंड भारत कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अखंड भारत हो जाएगा। दलितों को एक साथ कर लेंगे तो क्या सिर्फ इस देश में क्या सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और सिर्फ दलित ही रहते हैं? वो तो एक हो जाएंगे इनके कहने पे, जो संघी हैं, RSS, VHP, बजरंग दल। मुस्लिम कहाँ जाएगा? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं राहुल, देश की सच्चाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। डॉक्टर रितु को न्याय की लड़ाई को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर उनके समर्थन में बहुजन समर्थक और देश के अलग अलग कोने से तमाम जो एक्टिविस्ट है, जो महिलाओं के अत्याचार के ऊपर आवाज़ें उठाते हैं, उनका तादाद दिन पर दिन यहाँ बढ़ता जा रहा है। देश में देखिएगा नाम बदलने की भी चर्चा हो गई। इंडिया को कह रहे हैं कि भाई ये गुलामी का प्रतीक है, इसको भारत कर देते हैं। ऐसी चर्चाएं उठाई भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। तो ये प्रक्रियाएं भी, हालांकि G20 में जो लिखा गया राष्ट्रपति का, जिसमें VIP मूवमेंट के लिए जो स्पेशल राजभोज जिसे कहते हैं, उसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या नाम बदलना सही है या क्या है? मेरे मायने में दिस इज़ द टोटली टॉक एडवेंशन। ये बेकार की बकवास चीज़ है। इन्होंने जो नाम चेंज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है इंडिया इज़ भारत, भारत इज़ इंडिया। ये हो ही नहीं सकता। जो चीज़ हो नहीं सकती उस चीज़ को इशू क्यों बना रहे हैं? तो दरअसल ये इंडिया भारत वाली बात नहीं है। मेन बात है किसी भी तरीक़ा से सत्ता पर इनका कब्जा रहना चाहिए। संविधान को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, इनकी जो पुरानी जो चली आ रही है मनुस्मृति, उसको लागू करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ताकि इस माध्यम से ये आपस में उलझते रहें और हम लोग अपने मकसद में कामयाब हैं। आपने देखा होगा पॉकेट मार होगा, 4 बसों में चढ़ जाएंगे, कोई इधर से कोई मारे, कोई इधर से मारेगा, तो उसका ध्यान है ना बढ़ जाता है। तो अपनी वो उससे पूछने लगता है, इतने में तीसरा क्या करता है, उसके पैसे निकाल लेता है, पर्स निकाल लेता है। तो उसी तरीक़ा से इनका ये एक सगुफा छेड़कर हम लोग को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अब इनका जो काम है ये उसको करेंगे। ये उन्हें भी मालूम है कि इंडिया चेंज नहीं हो सकता है। कहाँ तक करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसको RBI ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो इंडिया के, ये भारत के अंदर भी हैं। यहाँ तक कि पूरे जो जितने भी देश हैं सभी में तो नाम इंडिया लिखा हुआ है। कहाँ तक जाके करेंगे? किस किस को कराएंगे? उदाहरण दे रहे कि जैसे तुर्की का तुर्की हो गया, UN में उसके लिए जब संशोधन के लिए लेटर भेजा गया तुर्की की तरफ से कि हमारे देश का नाम तुर्की किया जाए, मेजोरिटी के साथ पास हो गया। तो यही कह रहे हैं कि इंडिया का भी उसी मेथड से होगा। और रही बात अपने का कॉन्स्टिट्यूशन की, तो संविधान में तमाम बदलाव हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो कर लेंगे बदलाव करके। जी कैसे कर लेंगे? इनके पास वो मेजॉरिटी नहीं। लोकसभा में कर लेंगे, बाकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, बाकी स्टेट है, स्टेट इनके पास नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। और लगता है कि जो इंडिया और भारत का ये जो शगुफा है, ये डाइवर्जन है चुनाव से पहले 24? ये डाइवर्जन की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीक़ा से इनका ध्यान भटकाकर, और हम लोग सत्ता पर काबिज हो सकें। बाकी इनका जो मेन एम है संविधान को बदलने का, लेकिन वो भी पूरा नहीं होगा। इस पर भी तो कि संविधान पुराना हो चुका है। इसमें पिछले 1 हफ्ते से ऊपर हो गया डॉक्टर रितु का दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन करते हुए। आखिर इनके ऊपर चर्चा कब? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताना चाहिए कि जो हर भाषण में ये बोलते हैं कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, आखिरी पायदान के आदमी तक मेरी सरकार जिम्मेदार है। ये 12 किलोमीटर पर रितु बैठी है, ये नज़र नहीं आ रही उन्हें? उनसे पूछना चाहिए। मैं क्या जवाब दूँ इस बारे में?
हमारा काम है वो हम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं हम। आखिर कब तक ये आपको लग रहा है आखिर इतनी जो न्यायिक प्रक्रिया में इतना समय क्यों लग रहा है? देश है, G20 की चर्चाएं हो सकती है, बड़े बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं 20 देशों का, तो इस पर क्या चीज़ों पर नहीं हो सकता क्या सुनवाई? सुनवाई हो सकती है। कानून दो तरीके से काम कर रहा है। एक लाइन बोलने पर तो प्रोफेसर रतन लाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ 465, 468, 471, 120B एट्रोसिटीज एक्ट की धारा 3 के 4-5 क्लाउज में केस दर्ज है। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस के हाथ कांप रहे हैं कि इसको कब गिरफ्तार करें। दिल्ली पुलिस को मैंने इतना बेइज्जत होते हुए कभी नहीं देखा। अब पूरी की पूरी 19 के बाद दिल्ली पुलिस कलंकित हो चुकी है। ये उनके हाथ कांप रहे हैं इसको अरेस्ट करने के लिए। इसे धरने को देखें तो 2 दिन पहले यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के भी तमाम लीडरों ने समर्थन किया, तो देश के अलग अलग जो बहुजन पार्टियां हैं वो भी समर्थन में खुलकर आ रही है। इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? 24 में खुल करके मोदी जी को भगाएं तो न्याय मिलेगा, नहीं तो अलग अलग समर्थन देकर सब चले जाते हैं। लड़ाई है ये 24 की। अगर संविधान बचाना है, देश का लोकतंत्र बचाना है, तो मोदी जी को भगाना जरूरी है। अच्छा, हम पहला ऐसा मामला देख रहे हैं कि एक मंच पर बहन मायावती की पूरी टीम और चंद्रशेखर रावण जिसे आप लोग जुड़े हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी, दोनों पहली बार किसी एक मंच पर किसी एक मुद्दे पर दलित महिला के लिए एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या ये संकेत है भविष्य के लिए कि दरवाजे खुल सकते हैं दोनों पार्टियों का एक दूसरे के लिए? बिल्कुल खुल सकते हैं। बड़ों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। बहन जी बड़ी हैं इस समाज की। अगर बच्चे गलती करते हैं तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। भाई चंद्रशेखर को कॉल करें, अपनी कंट्रोवर्सी को भुला करके किसी भी गठबंधन में या इंडिया गठबंधन में शामिल हो, सम्मानित सीटें लें और लोकतंत्र को बचाएं। इंडिया गठबंधन की आपने बात की, क्या आज़ाद समाज पार्टी को भी उसमें न्योता है? क्या भीम आर्मी को भी न्योता है कि आइए हमारे गठबंधन का हिस्सा बनिए? अगर वो न्योता नहीं देंगे तो वो गठबंधन बन ही नहीं सकता भाई के बगैर। ये भी चैलेंज है उनको, इंडिया गठबंधन को। चंद्रशेखर रावण के बिना इंडिया के गठबंधन का अस्तित्व नहीं हो रहेगा। नहीं रहेगा, बिल्कुल उनको चैलेंज है ये। एक सवाल उठता है कि अगर वहां से निमंत्रण नहीं मिलता है, जो कि अभी तक नहीं मिला, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या अकेले चुनाव लड़ेगी क्या आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश भर में? ये इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन अखिलेश, जयंत और भाई तीनों की बातें हैं, वो हाई लेवल की बातें हैं। उसके लिए मैं जो है ना प्रवक्ता के तौर पे मैं कुछ नहीं बता सकता। यहाँ के कार्यक्रम में डॉक्टर रितु के समर्थन में चंद्रशेखर रावण का आगमन कब हो रहा है? G20 के बाद कभी भी आ सकते हैं। G20 के बाद कभी भी आ सकते हैं। ट्वीट कर रखा है उन्होंने, उनका समर्थन है। ट्वीट आप लोगों ने देख लिया होगा। और भाई एक रितु के लिए सारी इंडिया की जितनी भी बहनें हैं जिनके बाद अत्याचार होता है, वो तो हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। सवाल उठता है 2014 के बाद बार बार आप लोग आरोप लगाते हैं दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज जो हमारा है मुस्लिम समाज, इस पर तमाम आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं जातियाँ बढ़ी हैं। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं या फिर ज़्यादा खराब हो चुकी हैं? ये 9 साल की अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। हमें इमरजेंसी वाले दिन वापस लौटा दें। इतने अच्छे दिनों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये अमृतकाल नहीं है, ये विषकाल है 90% आबादी का। नौकरियां ख़त्म, शिक्षा महंगी, आरक्षण ख़त्म, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, सब कुछ। नहीं, इन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया है, और जिसके माध्यम से स्टेटमेंट दिलवाया गया है वो क्या है, प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है। तो बताइए, एक आँख का डॉक्टर है, वो आँख का ऑपरेशन करेगा कि हार्ट का ऑपरेशन करेगा? उसको अपने बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। जिस चीज़ का उसको सलाहकार बनाया गया है, यहाँ की जो करेंसी है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इतनी डाउन चली गई है, उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो जाहिल, वो तो अनपढ़ गंवार है, आता कुछ नहीं है। उसको एक पकड़ा दिया और ये सब चीज़ पहले से तैयार है, उसको पकड़ा दिया और उसने जाके स्टेटमेंट दे दिया। वो तो संविधान बदलने की भी बात हो गई कि भाई रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, और अभी तो नाम बदलने का भी होगा कि भारत ही रहेगा, इंडिया हटा दिया जाए, गुलामी का प्रतीक है, यहाँ तक के बयान आ गए। अंदर से कुछ खिचड़ी पक रही क्या बड़ी वाली? ये सिर्फ देश के मुद्दों से, जो सही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, उनसे ध्यान भटकाने का एक साधन ढूंढ लिया उन्होंने। कर कुछ नहीं सकते। 24 में इनका जाना तय है। मेरा सवाल ये है, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आए
और वही अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोह है। दूसरी बात, एक और मेरा सवाल है सत्ता से कि मुझे बताए कि तुम्हारे पास अंबेडकर साहब से बड़ा पढ़ा लिखा कौन है, किससे लिखवाओगे तुम संविधान? ना पहले था और ना अब है। बाबा साहब के जितना पढ़ा लिखा ना पहले था ना अब है, और ना ही होगा। उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल करी और इतने करीब कोई है ही नहीं कि जो संविधान की बात हो रही है कि इसको नया लिखा जाए या फिर उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो, ऐसा कोई नहीं है देश में। नहीं, वैसा अगर पढ़ा लिखा होता तो कमेंट्स ही नहीं करता, क्योंकि उसमें तो सब कुछ है। ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अमेंडमेंट हो सकता है, बाकी संविधान चेंज नहीं। समय के साथ बदलाव होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 368 में प्रावधान है कि आप पार्लियामेंट में भी देख लें, संशोधन करने का प्रावधान बाबा साहब ने छोड़ रखा है। संशोधन पहले भी हुए हैं, आगे भी होएंगे, लेकिन ये कहना कि ये पुराना हो चुका है, इसको बदलेंगे, ये देशद्रोह है। पुराने तो आपकी गीता है, आपकी रामायण है, आपके जो ना वेद हैं, आपके पुराण हैं, उनको कब बदलोगे? कब बदलोगे? जो इसको बदलने की बात हो रही तो मनुस्मृति के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो उनका एक संविधान है ना। उसी संविधान के माध्यम से तो ये 5000 साल तक ये शासन करते चले आए, तो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? उसके बारे में भी बोलना चाहिए कि हम मनुस्मृति को चेंज करेंगे। देखिए, दरअसल ऐसा है, जनता समझ चुकी है और इन लोगों ने पहले बेवकूफ़ बना दिया। हम ये करेंगे, वो करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख देंगे, इस तरीक़ा से झांसे में आकर हो लिया और इन्होंने पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया। तो ये सोच रहे हैं कि हम ना अमर अजय हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जन्म जिसने लिया है उसे जाना एक दिन निश्चित। प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान है कि जो युवा पीढ़ी है देश की, राष्ट्रीय अखंड भारत देखने को युवाओं को जल्द मिलेगा। तो क्या अखंड भारत है कि पॉसिबल है कि होगा? अखंड भारत हिंदू राष्ट्र कैसे होगा अगर यही बात सिख करें? अखंड भारत, हाँ, तो अखंड भारत कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अखंड भारत हो जाएगा। दलितों को एक साथ कर लेंगे तो क्या सिर्फ इस देश में क्या सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और सिर्फ दलित ही रहते हैं? वो तो एक हो जाएंगे इनके कहने पे। जो संघी हैं, RSS, VHP, बजरंग दल, मुस्लिम कहाँ जाएगा? सिख कहाँ जाएगा? ईसाई कहाँ जाएगा? पारसी, जैन, बौद्ध कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र की जगह पे अखंड भारत की बात करें कि उसमें सबको रखेंगे। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान कह रहे जो देश हमसे अलग हुआ, गलती कर गया, उनको भी पछतावा हो रहा है, तो सबको एक साथ मिला लो। एक से अपनी जो है ना, चाइना ने जो अभी कितने हजारों किलोमीटर जमीन अभी 14 के बाद में जो कब्जा किया, वो तो छड़वा लें। अखंड भारत की बात करते हैं, वो तो छड़वा लें। ला कब दिखाएंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 14 के बाद चाइना ने जो कब्जाया है उसको तो खाली करवा लें। अखंड भारत की बात करते हैं। सब कहना चाहेंगे कि पहले चाइना की जमीन, हाँ, वो खाली करवा लेना पहले। आप जो पाकिस्तान और जो विदेश का नाम ले रहे हो, तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो भी कुछ हुआ है, तो वहाँ के लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं। ये जितने मनुवादी हैं, ये तो अनपढ़ हैं, इनके पास दिमाग नहीं है। ये तो अंधविश्वास फैलाकर अपना मंत्र का अपना उसको कामयाब कर रहे हैं। इनके पास क्या है? पढ़े लिखे हैं ये। अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि अखंड भारत हो? है, आप लोग की इच्छा क्या अखंड भारत हो कि नहीं? अखंड भारत को मिला ले है। अरे जो पहले है, जितना भी भारत है, इसको तो बचा लो, इसको तो बचा लो। धीरे धीरे चाइना इंटर करता चला जा रहा है और हो सकता है कि वो अगर ऐसा ही हिसाब रहा तो और अंदर तक आ जाएगा। अखंड भारत की बात करते हैं, पहले इस देश को, हिंदू भारत को तो बचा लो आप। अरुणाचल को भी बाकी स्टेट्स को तो बचा लो। मणिपुर जल रहा है, यूपी देख लो आप, राजस्थान देख लो, जातिवाद क्या है ये सब? बेटियों को अभी भी राजस्थान में कांग्रेस, जब मणिपुर में भाजपा की सरकार में जब बेटियों को नंगा घुमाया जाता है तब वो प्रदर्शन करती है, विरोध करती है। और वहीं जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ तब क्या हुआ? तब कांग्रेस का मुंह बंद अभी तक क्यों है? जब तो वो जंतर मंतर पर लेट रही थी, वो हमने देखा था प्रदर्शन, पूरी महिला विंग पूरा जमीन में लेट गई थी कि देश में ऐसा हो रहा है। उनकी जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कह रही थी कि हमसे नहीं देखा जा रहा। रो रही हैं, लिटरली वो नेता रो रहे हैं। आप देखो कांग्रेस के नेता जैसे कि उनको सबसे ज़्यादा दुख है। और वहीं जब राजस्थान में हो रहा है गहलोत की सरकार में, तब वो क्यों नहीं बोली? अब
वहाँ भी तो गर्भवती महिला को घुमाया गया गैंग रेप करके। सवाल है कि मतलब ये कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की, चाल चरित्र में तो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे का संबंध नजर आ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे? बिल्कुल ऐसा ही है। अत्याचार बंद नहीं हो रहे, सरकार किसी की भी हो, ये अत्याचार गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये टॉप में चल रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा उठा लें, सरकारें किसी की भी हों, जब तक संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा, ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा, ये सारी समस्याएं ऐसे ही रहेंगी। सरकारों का चरित्र गलत है, संविधान गलत नहीं है। इसका उदाहरण एक और दे देता हूँ। वाजपेयी सर के टाइम में संविधान समीक्षा आयोग बनाया था, उसकी जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट पढ़ने लायक है। उस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकल के ये आया था कि संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान लागू करने वालों में कमी है। सरकारें चाहे बीजेपी की हैं, करने वालों में ही कमी है। बिल्कुल कहा गया है कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन चीज़ आवश्यक हैं। वो है नेता, नीति, नीयत। लेकिन ना तो इनके पास कोई नेता अच्छा है, सारे नेता भ्रष्ट हैं, और जहाँ भी कोई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रेप होता है उसमें भी ये भ्रष्ट इन्हीं की पार्टी के लोग आते हैं, यही मनुवादी लोग आते हैं। कहीं आपको जल्दी ST SC OBC माइनॉरिटी इनके लोग नहीं दिखाएंगे। कोई भी भ्रष्टाचार जो होता है उसमें भी ये आते हैं, चाहे कितना से ही बड़ा वो हो। अभी देखिए स्मृति ईरानी का भी आया है, बहुत सारे उसका CAG की रिपोर्ट आई है। तो इनके अंदर इतनी वैमानसता भरी हुई है, और अब इनकी हर चीज़ को जनता समझ चुकी है। अब इनका समय आ गया है, अब ये जाने वाले हैं। इसलिए जब ये जाने की स्थिति ऐसी आ गई है तो कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। तो अब ये लोग ना पागल हो गए, बौरा रहे हैं, इसलिए उल्टे सीधे इस तरीक़ा से काम कर रहे हैं। अब ये लोग जाने वाले हैं। अब इनकी सवाल लूँगा, 24 चुनाव है, बहुजन आबादी की बात करते हैं कि 85% कहते हैं, अब तो 97 का भी नारा है कि 3% वालों से लड़ना है, यानी ब्राह्मणवाद से लड़ना है। तो क्या लग रहा है कि सत्ता में वापसी लंबे इंतजार के बाद बहुजनों को मिलेगी क्या सत्ता? अगर इंडिया गठबंधन की नीयत ठीक हुई तो भाई साहब को और बहन जी को बुला करके सम्मानित सीटें दे, नहीं तो ये ढकोसला है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं होगा। दलित समाज की प्रधानमंत्री की पसंद कौन, राहुल मोदी या फिर कोई और? चंद्रशेखर हैं। बसपा के लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती सीनियर है, पहले मौका उनको मिलना चाहिए। ऐसा है कि उनका एक समय था, उन्होंने कर लिया, चला गया, दौर गुजर गया। वो दौर गुजर गया, वो मार्गदर्शक मंडल में भेज दो उन्हें। चलिए, दौर गुजर गया। देखिए, ये भी तमाम वो बहुजन समाज के लीडर थे, कह रहे बहन जी का दौर गुजर गया। दौर होता है राजनीति में, अब वह दौर चल रहा है चंद्रशेखर रावण का, जिसके पीछे पूरी यूथ कड़ी है। बड़े बड़े प्रदर्शन करके उन्होंने अपने शक्ति को भी दिखाया, हर मुद्दे पर लौट कर आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर जिस तरीके से डॉक्टर रितु धरने पर बैठी है, सबसे पहले भीम आर्मी की पूरी यूनिट यहाँ पर आई, फिर बसपा भी आई। तो तमाम लोगों को अपनी अपनी पसंद है, आप भी प्रतिक्रिया करिएगा। 24 में आपकी पसंद क्या होगी? साथ ही साथ जो भारत और इंडिया को लेकर के कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है, क्या सही है नाम बदलना? इंडिया बदलने से क्या बेहतर हो सकता है? बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।